गुड मॉर्निंग। राधे राधे दोस्तों। आज मैं महागाथा एपिसोड नंबर 214 से 218 तक लेके आया हूँ। तो चलिए इस नील की रोमांच से भरी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 214 धन की बौछार। अंदाजा तुम खुद ही लगाओ। प्रताप यदुवंशी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखकर नील को आभास हो गया था कि देवमूल सार की कीमत काफी बेहतरीन मिली होगी। उसने थोड़ा सोच विचार करने के बाद एक बड़ी रकम का अनुमान लगाया। 1.5 लाख। प्रताप ने अपनी गर्दन तिरछी करके नामे हिलाए। 2 लाख। नील ने आंकड़ा और बढ़ा दिया। बहुत ही कम है, प्रताप का सीधा सा जवाब था। तो फिर 2.5 लाख। नील के स्वर में अब उत्सुकता साफ झलक रही थी। उसने पहले देवनिधि नीलामी कक्ष में देवमूल सार को सिर्फ 1,20,000 में बिकते देखा था। क्या इस बार इसकी कीमत वाकई दोगुनी से भी ज्यादा हो गई थी? उसकी बेताबी देखकर प्रताप यदुवंशी हंसते हुए बोले, पूरे 2,80,000। क्या बात कर रहे हैं? नील ये सुनकर अचंभित रह गया। पिछली नीलामी में मात्र 1,20,000 और इस दफा सीधा 2,80,000। नील समझ नहीं पा रहा था कि इतना बड़ा बदलाव कैसे आया। सच कहूं तो मुझे भी इतने भारी दाम की उम्मीद नहीं थी, प्रताप ने अपनी आंखें नील पर टिकाते हुए कहा। फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। इस बार दो शक्तिशाली घरानों के बीच इसे पाने की होड़ मच गई थी। वे दोनों देवमूल सार की मदद से अपने पृथ्वी हथियारों का स्तर सुधारना चाहते थे। दो शक्तिशाली घराने। नील के चेहरे पर अब भी संशय था। प्रताप जिन दो घरानों की बात कर रहे थे वे याज्ञनिक और भट्ट परिवार थे। माना जाता है कि दोनों ही घराने अपने पास मौजूद निचले दर्जे के पृथ्वी हथियारों की क्षमता बढ़ाकर उन्हें मध्यम दर्जे का बनाना चाहते थे। एक बार जब कोई शस्त्र तैयार हो जाता है तो उसकी ताकत या श्रेणी को बढ़ाना बेहद कठिन कार्य होता है। इसके लिए या तो हथियार को दोबारा पिघलाकर नए सिरे से बनाना पड़ता है, जो कि एक नया शस्त्र ढालने जैसा ही है, या फिर उसमें कोई अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली मणिरत्न जड़ा जाता है जिसकी अपनी सीमाएं होती हैं। लेकिन देवमूल सार का उपयोग करने से यह प्रक्रिया न केवल बेहद आसान हो जाती है, बल्कि इसमें हथियार के नष्ट होने का जोखिम भी शून्य के बराबर रहता है। याज्ञनिक और भट्ट परिवारों के पास 2-3 निचले दर्जे के पृथ्वी हथियार तो थे, लेकिन मध्यम श्रेणी का एक भी शस्त्र मौजूद नहीं था। इसी वजह से दोनों ही घराने अपने शस्त्रों को उत्कृष्ट बनाने के लिए देवमूल सार को हासिल करना चाहते थे। पिछली नीलामी के दौरान ये दोनों परिवार मौजूद नहीं थे, इसलिए इस बार वे इस सुनहरे मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। बोली शुरू होते ही दोनों पक्षों में तीखी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। देखते ही देखते कीमत 1,30,000 आध्यात्मिक पत्थरों के पार चली गई, जिससे बाकी दावेदार मैदान से बाहर हो गए। इसके बाद मुकाबला सीधे याज्ञनिक और भट्ट परिवारों के बीच सिमट गया। बोली के दौरान दोनों परिवारों ने समझौते की कोशिश में अपने दूत भी एक दूसरे के पास भेजे थे कि अगर एक पक्ष पीछे हट जाए तो उसकी भरपाई कर दी जाएगी। परंतु देवमूल सार जैसी दुर्लभ वस्तु बार बार नहीं मिलती। आखिरकार बोली 2,80,000 आध्यात्मिक पत्थरों तक जा पहुंची और अंततः बाजी याज्ञनिक परिवार के हाथ लगी। प्रताप यदुवंशी की बात सुनकर नील मन ही मन उस नीलामी के माहौल की कल्पना करने लगा। अगर वे दोनों प्रतिष्ठित घराने न होते तो शायद नीलामी कक्ष में ही एक दूसरे पर झपट पड़ते। इसके पश्चात प्रताप यदुवंशी ने अपने पहनावे से एक छोटा हरा टोकन निकाला और उसे नील की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ऑक्शन हाउस का बिक्री शुल्क काटने के बाद कुल 2,52,000 आध्यात्मिक पत्थर तुम्हारे बनते हैं। मैं इस धनराशि को तुम्हारे मेंबरशिप कार्ड में ट्रांसफर कर देता हूं। नील ने बिना देर किए अपनी स्टोरेज रिंग से अपना मेंबरशिप कार्ड निकाला और प्रताप की ओर बढ़ा दिया। प्रताप ने उस हरे टोकन को कार्ड पर रखा और उसमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित कर दी। देखते ही देखते वह हरा टोकन पिघलने लगा और कुछ ही क्षणों में नील के मेंबरशिप कार्ड में समा गया। इसके साथ ही सारी राशि उसके कार्ड में जुड़ गई। चलो, ये हिसाब तो चुकता हुआ। लेकिन नील भाई, तुमने पिछली बार जिक्र किया था कि तुम्हारे पास और भी देवमूल सार मौजूद है। अब यह मत कहना कि तुम्हारे पास सचमुच और भी बूंदें बची हैं। प्रताप यदुवंशी ने उत्सुकता से पूछा। प्रताप अच्छी तरह जानते थे कि नील बिना बात के हवा में बातें करने वाला इंसान नहीं है। अगर उसने कहा है तो उसके पास जरूर होगा। फिर भी अपनी आंखों से देखे बिना विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था। यदि उसके पास वाकई देवमूल सार की अतिरिक्त बूंदें हुई तो यह नील और देवनिधि ऑक्शन हाउस दोनों के लिए ही किसी खजाने से कम नहीं होगा। अगले ही पल नील के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उसने अपने मेंबरशिप कार्ड को वापस संभाला और प्रताप को थोड़ा एक तरफ ले जाकर अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली। इसमें देवमूल सार की पूरे 100 बूंदें हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे एक साथ नीलाम करते हैं या 2 किस्तों में। नील ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा। यह दृश्य देखते ही प्रताप यदुवंशी की आंखें फटी की फटी रह गईं। सच में, तुम्हारे पास अभी और भी बचा था, और वो भी पूरे 100 बूंदें। नील के पास यकीनन देवमूल सार का काफी बड़ा भंडार था।
प्रताप को 55 बूंदें देने के बाद और अपनी रजत प्रभा तलवार के संवर्धन में 100 से अधिक बूंदें इस्तेमाल करने के बावजूद उसके पास अब भी पूरे 400 बूंदें बची हुई थीं। जब इसे बेचना इतना आसान है तो आप ही बताइए प्रताप भाई, इस 100 बूंदों की नीलामी एक बार में की जाए या 2 अलग अलग मौकों पर? नील ने सवाल किया। ये तो बिना किसी संदेह के एक ही बार में नीलाम किया जाएगा। प्रताप यदुवंशी इतने उत्तेजित हो गए कि उनकी आवाज़ अचानक काफ़ी ऊंची हो गई। पर अपनी गलती का एहसास होते ही उन्होंने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया। आखिर वे इस रहस्य को उजागर नहीं कर सकते थे कि ये दुर्लभ खजाना उन्हें नील से मिल रहा है। मुंह दबाते हुए प्रताप ने आसपास चौकस होकर देखा। नील ने आश्वस्त करते हुए कहा, फिक्र मत कीजिए, यहाँ हमें कोई नहीं देख रहा है। नील की आध्यात्मिक संवेदना प्रताप की तुलना में कहीं अधिक प्रखर थी। अगर वह आंखें बंद भी रखे तब भी अपने आसपास की किसी भी उपस्थिति को आसानी से भांप सकता था। देखो, अगर किसी को अपने निचले स्तर के पृथ्वी हथियार को मध्यम स्तर में अपग्रेड करना हो तो 50 बूंदें पर्याप्त नहीं होती। देवमूल सार की मात्रा जितनी अधिक होगी, सफलता की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाएगी। प्रताप यदुवंशी ने स्पष्ट किया। उदाहरण के तौर पर, यदि 50 बूंदों का प्रयोग किया जाए तो शस्त्र के अपग्रेड होने की संभावना मात्र 20% रहती है। परंतु यदि 100 बूंदों का उपयोग किया जाए तो सफलता की दर बढ़कर 50% तक पहुंच जाती है। इसी कारण से 100 बूंदों का एक साथ होना 50-50 बूंदों की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान था। अगर ऐसी बात है तो प्रताप भाई, अब ये सब मैं आप पर छोड़ता हूँ। ये कहते हुए नील ने देवमूल सार से भरी वह शीशी प्रताप यदुवंशी के सुपुर्द कर दी। प्रताप ने अत्यंत सावधानी से उसे अपनी स्टोरेज रिंग में रखा और एक गंभीर मुस्कान के साथ बोले, तपे छोटे ऊ की मात्रा आधा महरे, इस भरोसे को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। प्रताप यदुवंशी के आंकलन के अनुसार या तो नील के हाथ कोई ऐसा गुप्त स्थान लग गया था जहां देवमूल सार का अटूट भंडार था, या फिर उसके पास इसे निर्मित करने की कोई विशेष कला थी। खैर, कारण जो भी हो, ये नील का व्यक्तिगत रहस्य था। फिलहाल जब नील को धन की सख्त आवश्यकता थी तब प्रताप द्वारा दिए गए 2,52,000 आध्यात्मिक पत्थरों ने उसकी सारी आर्थिक तंगी दूर कर दी थी। अगले दिन नील एक्सचेंज ऑफिस पहुंचा और वहां 50,000 आध्यात्मिक पत्थरों के बदले 25,000 योगदान अंक कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हासिल किए। इसके बाद वह सीधे सप्तशायक वेदी की ओर निकल पड़ा। भ्रामक मछली सरोवर की भांति सप्तशायक वेदी भी अभ्यास करने का एक प्रमुख स्थान था। हालांकि भ्रामक मछली सरोवर का निर्माण काफी समय पहले हुआ था और उसमें एक समय में केवल एक ही साधक अभ्यास कर सकता था। इसके विपरीत सप्तशायक वेदी की क्षमता ऐसी थी कि वहां एक साथ सैकड़ों शिष्य साधना में लीन हो सकते थे। नील को लगा था कि जब सैकड़ों लोग एक साथ अभ्यास कर सकते हैं तो वहां मछली सरोवर की तरह लंबी प्रतीक्षा सूची नहीं होगी। परंतु जैसे ही नील सप्तशायक वेदी के प्रांगण में पहुंचा, वहां का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसके सामने शिष्यों की एक अंतहीन कतार लगी हुई थी। वेदी पहले से ही खचाखच भरी थी और सैकड़ों लोग अपनी बारी के इंतजार में बाहर खड़े थे। यहाँ इतनी भीड़ कैसे हो सकती है? नील उस विशाल जनसमूह को देखता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा। सप्तशायक वेदी की स्थापना 6 वर्ष पूर्व की गई थी। कहा जाता है कि जब उत्तर दिशा में एक परिवार खदान की खुदाई कर रहा था तब उन्हें एक अत्यंत विशाल ध्रुवीय आध्यात्मिक पत्थर मिला। जब सप्तसिंधु आश्रम के अधिकारियों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने भारी धनराशि देकर उस विशालकाय पत्थर को खरीद लिया। लेकिन उस विशालकाय पत्थर का आकार इतना बड़ा था कि उसे जैसा का तैसा उठाकर लाना असंभव था। अंततः उस ध्रुवीय आध्यात्मिक पत्थर को 6 बड़े टुकड़ों में काटा गया और बड़े बड़े उड़नखटोलों विमानों पर लादकर आश्रम लाया गया। तपश्चात सप्तसिंधु आश्रम के सरणी विशेषज्ञों अरे मास टर्स ने एक विशेष भ्रम सरणी अलूजन अरे का निर्माण किया और उस ध्रुवीय पत्थर की ऊर्जा का उपयोग शिष्यों की तलवारबाजी कला को निखारने के लिए किया। समय के साथ सप्तशायक वेदी एक ऐसा प्रसिद्ध स्थल बन गया जहां अभ्यास करके शिष्य अपनी तलवारबाजी को नई ऊंचाइयों पर ले जाते थे। जब नील वेदी के द्वार के निकट पहुंचा तो उसने देखा कि वहां 2 अलग अलग कतारें बनी हुई थीं। ये देखकर वह थोड़ा असमंजस में पड़ गया। क्या यहाँ भी कतार में लगने के लिए किसी कुलीन घराने के प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है? एक कतार बहुत लंबी थी जिसमें सैकड़ों शिष्य अपनी बारी की प्रतीक्षा में खड़े थे। अंदाजा लगाया जा सकता था कि उन्हें वहां कितना समय गंवाना पड़ रहा होगा। चूंकि मुख्य प्रतियोगिता बेहद करीब थी, इसलिए आश्रम के लगभग सभी शिष्य अपनी साधना को धार देने में जुटे हुए थे। इसी वजह से वहां इतनी भारी भीड़ जमा थी। नील इस बात से बेखबर था कि उस लंबी लाइन में खड़े कुछ लोग तो कल से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर एक छोटी कतार भी थी जिसमें कुल मिलाकर 10-12 लोग ही खड़े थे। ये देखकर नील बिना देर किए कम लोगों वाली कतार की तरफ बढ़ गया। भाई साहब, आप लोग उस लंबी लाइन में क्यों खड़े हैं? इस लाइन में तो बहुत कम लोग हैं। नील ने अपनी कतार में खड़े एक काले वस्त्रधारी शिष्य से कौतूहलवश पूछा। नील की बात सुनकर उस शिष्य ने मुड़कर देखा। जैसे ही उसकी नज़र नील के सफ़ेद वस्त्रों पर पड़ी, उसके चेहरे पर अजीब से भाव उभर आए। तुम इस लाइन में खड़े नहीं हो सकते। ऐसा क्यों?
क्या इस कतार में बाहरी शिष्यों का आना मना है? नील ने देखा कि उसकी कतार के सभी लोग काले वस्त्र पहने थे, जबकि लंबी कतार में सफ़ेद और काले दोनों श्रेणी के शिष्य शामिल थे, इसलिए उसने ये सवाल दागा। उस शिष्य ने नील की ओर देखकर हल्की सी मुस्कान दी। क्या तुम्हें यहाँ के नियमों की जानकारी नहीं है? ये कतार सप्तशायक वेदी की 8वीं, 9वीं और 10वीं मंजिल पर जाने वालों के लिए है। अगर तुम्हारी क्षमता उतनी नहीं है तो तुम्हें उस दूसरी लाइन में जाना चाहिए जहाँ से पहली से 7वीं मंजिल तक प्रवेश मिलता है। ओह, अब समझा, नील ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। उसे पूरी व्यवस्था का अंदाजा हो चुका था। सप्तशायक वेदी का ढांचा भ्रामक मछली सरोवर से भिन्न था। इसे विभिन्न स्तरों में बांटा गया था। कम क्षमता वाले शिष्य अभ्यास के लिए पहली से 7वीं मंजिल चुनते थे, जबकि शक्तिशाली और अनुभवी साधक 8वीं से 10वीं मंजिल को चुनौती देते थे। ये स्थिति साफ होते ही नील के लिए फैसला लेना आसान हो गया। भले ही नील ने कोई उच्च स्तरीय तलवारबाजी का औपचारिक अभ्यास न किया हो और वह अब भी बुनियादी तकनीकों के भरोसे हो, फिर भी उसे अपनी वास्तविक युद्ध क्षमता पर पूरा भरोसा था कि वह काले वस्त्रधारी शिष्यों से किसी मामले में कम नहीं है। चून की चयन की स्वतंत्रता थी, इसलिए उसने 8वीं मंजिल या उससे ऊपर की चुनौती स्वीकार करने का मन बनाया और चुपचाप उसी कतार में टिका रहा। नील को अपनी जगह से न हिलते देख आगे खड़े उस काले वस्त्रधारी शिष्य ने दोबारा पीछे मुड़कर कहा, क्या बात है? लगता है तुम यहाँ पहली बार आए हो, इसलिए एक सलाह देता हूँ, यहाँ सबसे ज़रूरी है अपनी क्षमता के अनुसार स्तर चुनना। भले ही सप्तशायक वेदी एक भ्रमित करने वाली संरचना हो, लेकिन ज़रा सी लापरवाही तुम्हें गंभीर रूप से घायल कर सकती है। बेहतर होगा कि तुम उस दूसरी लाइन में चले जाओ। उस शिष्य की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि आसपास खड़े कई अन्य शिष्यों का ध्यान भी उनकी ओर खींच गया। अध्याय 215 नील का हट। पूरी कतार में केवल नील ही सफ़ेद पोशाक पहने हुए था, इस वजह से आसपास के लोगों का ध्यान उस पर जाना बिल्कुल स्वाभाविक था। नील के आगे जो आंतरिक शिष्य खड़े थे, उनमें से सबसे कम क्षमता वाला व्यक्ति भी अंतिम चरण का महावीर योद्धा था। यहाँ तक कि 1-2 साधक तो महावीर योद्धा की चरम सीमा तक पहुँच चुके थे। दूसरी ओर नील अभी महावीर योद्धा श्रेणी के पहले ही पड़ाव पर था। उस आंतरिक शिष्य के बोल सुनकर कई शिष्यों के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान तैर गई। दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो अपनी वास्तविक क्षमता को समझे बिना बड़ी चुनौती ले लेते हैं। उन्हें लगा कि सफ़ेद वस्त्रों वाला ये शिष्य जब अति आत्मविश्वास में आकर वेदी में चोट खाएगा, तब उसे सच्चाई का एहसास होगा। लेकिन नील को दूसरों की फुसफुसाहट से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जहां तक उस शिष्य की सलाह का सवाल था, नील ने नम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, आपकी चेतावनी का धन्यवाद, लेकिन मैं एक बार प्रयास जरूर करना चाहूँगा। जब उस आंतरिक शिष्य ने देखा कि उसकी बातों का नील पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसने दोबारा अपना समय बर्बाद नहीं किया। उसने केवल सिर झटका और बुदबुदाया, तुम खुद को ज़रूरत से ज़्यादा समझ रहे हो। नील को अपनी बारी के लिए ज़्यादा देर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। थोड़ी ही देर में सप्तशायक वेदी से 20-25 शिष्य बाहर निकले। वे सभी तलवारबाज थे और उनकी तलवारें म्यान में बंद होकर कमर के बजाय पीठ पर बंधी हुई थीं। अधिकांश निष्णात तलवारबाज अपनी तलवार चेतना, स्वॉर्ड इंटेंट को निरंतर निखारने के लिए अपनी कृपाण को सदैव शरीर से सटाकर रखते हैं। उन शिष्यों के पहनावे पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह उकेरा हुआ था, जिससे नील समझ गया कि वे किसी विशिष्ट गुट के आंतरिक सदस्य थे। उस समूह के बाहर आते ही पंक्ति तेजी से आगे खिसकने लगी। जब नील का नंबर आया तो उसने प्रवेश द्वार पर तैनात प्रबंधक को अपना शिष्य पत्रक डिसाइपल कार्ड थमा दिया। प्रबंधक बिना सिर उठाए यंत्रवत कार्ड जमा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र नील के कार्ड पर छपे बाहरी शिष्य के चिन्ह पर पड़ी, उनके हाथ ठिठक गए। एक बाहरी शिष्य इस उच्च स्तरीय वेदी पर कब से आने लगा। जब से उन्होंने ये कार्यभार संभाला था, उन्हें यहाँ कोई बाहरी शिष्य देखने को नहीं मिला था। प्रबंधक ने अचरज से नजरें उठाईं। नील के कार्ड पर उसका नाम पड़ा और धीमी आवाज में बोले, तुम नील हो और 8वीं मंजिल पर जाना चाहते हो। मुझे नहीं लगता कि यह तुम्हारे लिए सुरक्षित होगा। बेहतर होगा कि तुम दूसरी पंक्ति में जाकर अपनी बारी का इंतजार करो। तभी नील के आगे खड़े उसी आंतरिक शिष्य ने पीछे मुड़कर कहा, मैंने भी इसे यही समझाया था, मगर यह 8वीं मंजिल पर जाने की जिद पकड़े बैठा है। प्रबंधक को लगा था कि शायद नील नियमों से अनजान है, इसलिए वे उसे सचेत कर रहे थे। पर जब उन्होंने आंतरिक शिष्य की बात सुनी तो वे समझ गए कि नील जानबूझकर 8वीं मंजिल को चुन रहा है। सप्तशायक वेदी पर भले ही भ्रम रचना हो, लेकिन वहां ध्रुवीय पत्थर की चुंबकीय ऊर्जा का प्रभाव भी रहता है। ये तुम्हें सचमुच चोट पहुंचा सकती है। प्रबंधक ने नील को फिर से आगाह किया। इसे समझाना बेकार है, आंतरिक शिष्य ने बात काटते हुए कहा। उसकी बात सुनकर प्रबंधक ने कंधे उचका दिए। वे तो केवल यहाँ के व्यवस्थापक थे, नील के गुरु नहीं। उनका काम आने वाले खतरों के प्रति सचेत करना भर था, और जब साधक खुद ही जिद पर अड़ा हो तो वे क्या कर सकते थे। प्रबंधक ने नील का कार्ड स्वीकार किया और उसे एक विशेष टोकन थमाते हुए कहा, इस टोकन के माध्यम से तुम भीतर जाकर मंजिल का चुनाव कर सकते हो। अलग अलग मंजिल के हिसाब से तुम्हारे अंक काटे जाएंगे।
जी, मैं ध्यान रखूंगा। नील ने टोकन लिया और उस आंतरिक शिष्य के पीछे पीछे आगे बढ़ गया। सप्तशायक वेदी का ढांचा अत्यंत भव्य और आकर्षक था, जहां कई छोटे छोटे चबूतरे बने हुए थे। चबूतरों के किनारों पर सफेद संगमरमर की नक्काशीदार बाड़ लगी थी, जिस पर शेर, हाथी और नाग जैसे भयानक जीवों के चित्र उकेरे गए थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर नील को हवा में तैरता हुआ एक छोटा उड़न खटोला दिखाई दिया। वह इतना सीमित था कि उस पर एक समय में एक ही व्यक्ति खड़ा हो सकता था। सभी शिष्य एक एक करके उन उड़न खटोलों पर सवार हो रहे थे। सवार होते ही वे उड़न खटोले हवा में तैरते हुए अलग अलग चबूतरों की ओर बढ़ने लगे। नील के आगे खड़ा काले वस्त्रों वाला शिष्य अचानक मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम कौन सा चबूतरा चुन रहे हो? प्रत्येक चबूतरे की कठिनाई का स्तर भिन्न था। सबसे दाहिनी ओर के मंच पर 8 का अंक लिखा था, जो 8वें स्तर को दर्शाता था। बाएं मंच पर 9 और मध्य चबूतरे पर 10 अंकित था। नील यहाँ पहली बार आया था, इसलिए उसे स्तरों की जटिलता का ज्ञान नहीं था। उसने सहजता से कहा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आप किस मंच पर जा रहे हैं? मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ। ये सुनकर उस शिष्य ने हंसते हुए कहा, मैं अंतिम चरण का महावीर योद्धा हूँ, फिर भी 8वें स्तर की चुनौती झेलना मेरे लिए भी काफी कठिन होता है। अपनी वर्तमान शक्ति के बावजूद 8वें स्तर पर टिकना उसके लिए आसान नहीं था। इसलिए उसे आशंका थी कि नील जैसी क्षमता वाला साधक वहां एक पल भी नहीं टिक पाएगा। कोई बात नहीं, मैं भी उसी मंच को चुनता हूँ, नील ने मुस्कुराते हुए कहा और उस शिष्य के पीछे हो लिया। काले वस्त्रधारी शिष्य ने सिर धुन लिया। उसने कई अति उत्साही साधक देखे थे, लेकिन नील जैसा साहसी या मूर्ख नहीं देखा था जो बिना सोचे समझे सीधे 8वें स्तर पर कूद रहा हो। खैर, वह और कर भी क्या सकता था, इसलिए उसने आगे बढ़कर 8वें मंच का रुख किया। जैसे ही उन्होंने मंच पर कदम रखा, उनके आसपास का परिवेश पूरी तरह बदल गया और वेदी की भ्रम रचना सक्रिय हो गई। सप्तशायक वेदी का भ्रम जाल बहुत जटिल नहीं था, बल्कि अन्य मायावी सरणियों की तुलना में काफी साधारण और बुनियादी था। इसका कारण ये था कि इस स्थान का मुख्य उद्देश्य तलवारबाजों की तलवार चेतना को तीव्र करना था, और इसके लिए एकाग्रता सबसे पहली शर्त होती है। मंच पर पहुंचते ही काले वस्त्रधारी शिष्य ने अपनी पीठ से अपनी तलवार खींच ली। उस तलवार के म्यान पर एक सुनहरे सर्प की आकृति बनी हुई थी, जो देखने में बेहद सुंदर और आकर्षक लग रही थी। शिष्य ने धीरे से तलवार को बाहर निकाला और नील की ओर देखकर अभिमान से कहा, इस तलवार का नाम स्वर्णनाग है और यह एक मध्य श्रेणी का आध्यात्मिक अस्त्र है। वह शिष्य किसी संभ्रांत घराने से तो था, लेकिन उसका परिवार बहुत शक्तिशाली नहीं था। इसलिए मध्य श्रेणी का आध्यात्मिक शस्त्र पाना भी उसके लिए गर्व की बात थी। तलवार तो बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ साधना की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? नील ने चारों ओर धुंधले वातावरण को देखते हुए पूछा। खूनी पहाड़ी की जीवंत मायावी दुनिया के मुकाबले यहाँ केवल घना धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। काले वस्त्रधारी शिष्य ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम्हें सामने 2 स्तंभ दिखाई दे रहे हैं? नील ने गौर से देखा तो वहां वाकई 2 संगमरमर के खंभे थे, जिनके शीर्ष पर 2 चमकदार प्रकाश पुंज तैर रहे थे। मेरे पीछे आओ, इतना कहकर वह शिष्य नील को उन स्तंभों के पास ले गया। क्या तुम इन प्रकाश पुंजों पर लिखे अक्षर देख पा रहे हो? नील ने ध्यान से देखा तो एक प्रकाश पुंज पर नील और दूसरे पर पुष्पेश अंकित था। जाहिर तौर पर पुष्पेश उसी काले वस्त्रधारी शिष्य का नाम था। ये प्रकाश पुंज तुम्हारा है। जैसे ही ब्रह्मसरणी पूरी तरह काम करने लगेगी, ध्रुवीय पत्थर से चुंबकीय ऊर्जा के गोले निकलकर इस प्रकाश पुंज पर हमला करेंगे। तुम्हें अपनी तलवार से उन गोलों को टकराने से पहले नष्ट करना होगा। जैसे जैसे स्तर बढ़ेगा, चुंबकीय प्रहारों की तीव्रता भी बढ़ती जाएगी। अगर तुम्हारी तलवार साधारण हुई तो इन हमलों के प्रभाव से वह टूट भी सकती है। कहते कहते पुष्पेश ने अपनी स्वर्णनाग तलवार पर बड़े गर्व से हाथ फेरा। स्पष्ट था कि वह इसी अस्त्र के बल पर चुंबकीय हमलों को बेअसर करता था। अच्छा, तो ये बात है। नील तुरंत पूरा खेल समझ गया। यहाँ का मुख्य उद्देश्य उस प्रकाशपुंज को ढाल बनकर बचाना था। यदि प्रकाशपुंज नष्ट हुआ तो परीक्षा समाप्त। गड़गड़ाहट। तभी अचानक ऊपर धुंध में बिजलियां कड़कने की आवाज गूंज उठी। तैयार हो जाओ, अपनी तलवार निकालो, चुंबकीय गोलों का हमला शुरू होने वाला है। याद रखना, ये प्रकाशपुंज केवल 3 प्रहार झेल सकता है, उसके बाद ये बिखर जाएगा और तुम बाहर हो जाओगे, पुष्पेश ने सचेत किया। नील ने सहमति में सिर हिलाया और अपनी स्टोरेज रिंग से अपनी रजत प्रभा तलवार बाहर निकाल ली। झनकार। हवा में एक अत्यंत मधुर और तीखी झनकार गूंज उठी। पुष्पेश उत्सुकता से नील की ओर देख रहा था कि वह किस स्तर की तलवार निकालता है। परंतु जैसे ही उसकी नज़र नील के हाथ में मौजूद रजत प्रभा पर पड़ी, वह दंग रह गया। दिखने में नील की तलवार पुष्पेश की स्वर्णनाग जितनी चमकीली या अलंकृत नहीं थी। वह पहली नज़र में एक साधारण सी तलवार प्रतीत होती थी, लेकिन उससे निकलती चांदी जैसी ठंडी चमक देखकर किसी की भी आत्मा कांप सकती थी।
और जैसे ही पुष्पेश ने तलवार के फलक पर उकेरी गई पृथ्वी श्रेणी की जटिल संरचनाओं अर्थ रून्स को पहचाना, उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, ये तो एक पृथ्वी श्रेणी का हथियार अर्थ वेपन है। नील ने रजत प्रभा को हवा में हल्का सा लहराया और पुष्पेश की ओर देखकर शांत मुस्कान के साथ बोला, शायद। पुष्पेश को लगा जैसे उसका गला सूख गया हो। महावीर योद्धाओं के लिए पृथ्वी श्रेणी का हथियार हासिल करना लगभग नामुमकिन माना जाता था। केवल अत्यंत शक्तिशाली घरानों के मुख्य उत्तराधिकारियों के पास ही ऐसे दुर्लभ अस्त्र होते थे। लेकिन नील तो केवल एक बाहरी शिष्य था और उसका साधना स्तर भी अभी प्रथम चरण का महावीर योद्धा ही था। ऐसे में उसके पास पृथ्वी श्रेणी का हथियार होना किसी चमत्कार से कम नहीं था। पुष्पेश अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि धुंध से नीली रोशनी बिखेरते हुए दो पारदर्शी चुंबकीय गोले तेजी से उनकी ओर झपटे। क्या यही चुंबकीय हमला है? नील ने अपनी तलवार पर पकड़ मजबूत करते हुए पूछा। इस समय पुष्पेश का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था। थोड़ी ईर्ष्या और झुंझलाहट में पुष्पेश ने छलांग लगाए और अपनी स्वर्णनाग तलवार से एक चुंबकीय गोले पर जोरदार प्रहार किया। वह नील को साबित करना चाहता था कि हथियार से ज्यादा हुनर मायने रखता है। छटाक! स्वर्णनाग के टकराते ही चुंबकीय गोला दो हिस्सों में बढ़कर विलीन हो गया। अपनी सफलता देखकर पुष्पेश के चेहरे पर आत्मसंतोष की चमक आ गई। उसकी तलवार चेतना में पहले से सुधार हुआ था, उसकी गति 10% बढ़ चुकी थी। इस रफ्तार के साथ वह इस बार 8वें स्तर पर कम से कम आधा घंटा टिक सकता था। हमले को नाकाम करने के बाद पुष्पेश ने तुरंत नील की तरफ देखा। वह देखना चाहता था कि यह पृथ्वी श्रेणी का हथियार कितना कमाल दिखाता है। पर नील अपनी जगह अचल खड़ा रहा। जैसे ही नीला गोला उसके करीब आया, नील ने अत्यंत साधारण और बुनियादी तरीके से रजत प्रभा को घुमाया। ये तलवारबाजी की सबसे शुरुआती और मूलभूत तकनीक बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक थी। मूल तलवारबाजी तकनीक। पुष्पेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक समर्पित तलवारबाज होने के नाते वह इस बुनियादी तकनीक को भली भांति पहचानता था। क्या इस लड़के ने कोई उच्च स्तरीय तलवारबाजी नहीं सीखी? यह एक दुर्लभ पृथ्वी श्रेणी के हथियार से सबसे साधारण प्रहार कर रहा था। हे भगवान, ये तो सरासर अत्याचार है। पुष्पेश को अपनी पूरी साधना व्यर्थ लगने लगी। सरसराहट! उस साधारण से प्रहार से एक चंद्राकार चांदी की किरण फूटी और अगले ही पल सामने से आ रहा चुंबकीय गोला मक्खन की तरह दो टुकड़ों में कट गया। अध्याय 216। क्या नील ने घुटने टेक दिए? ये पूरी प्रक्रिया इतनी तेजी से घटित हुई कि चुंबकीय गोले को नष्ट करने में नील को पुष्पेश के मुकाबले बेहद कम समय लगा। ये कैसे संभव है? ये नज़ारा देखकर पुष्पेश का मुंह अचरज से खुला का खुला रह गया। नील ने पुष्पेश के चकित चेहरे को देखा और मुस्कुराते हुए सचेत किया, ध्यान संभालिए, चुंबकीय गोलों का अगला हमला आ रहा है। सामने से 4 और चुंबकीय गोले उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे। नील की चेतावनी सुनते ही पुष्पेश के चेहरे पर फिर से गंभीरता छा गई। पुष्पेश को इतनी जल्दी अपनी एकाग्रता वापस पाते देख नील मन ही मन मुस्कुराया। पुष्पेश एक सच्चा तलवारबाज था। यदि उसका ध्यान भटकता तो उसकी तलवार चेतना स्वॉर्ड इंटेंट कमजोर पड़ जाती, परंतु इतनी शीघ्रता से स्वयं को शांत कर लेना वाकई सराहनीय था। नील ने बिना समय गंवाए चुंबकीय गोलों पर प्रहार करना जारी रखा। चुंबकीय गोलों के हमले एक के बाद एक लहरों के रूप में आने लगे और हर नई लहर के साथ उनकी गिनती लगातार बढ़ती ही चली गई। पहली बार में एक गोला था, दूसरी बार 2, तीसरी बार 3। इसी क्रम में उनकी संख्या लगातार बढ़ती गई। प्रकाशपुंज की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी बात यही थी कि इन गोलों को प्रकाशपुंज तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया जाए। ये चुंबकीय गोले शुद्ध ऊर्जा का रूप थे, जिन्हें काटने के लिए पूरी तरह अपनी तलवार चेतना की शक्ति पर निर्भर रहना पड़ता था। देखते ही देखते नील और पुष्पेश ने 14वीं लहर तक के सभी गोलों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। अब 15वीं लहर में कुल 30 चुंबकीय गोले आ रहे थे, जिनमें से नील और पुष्पेश दोनों को 15-15 गोलों का सामना करना था। नील की तलवार से निकलती चांदी जैसी किरणें समुद्र की उत्तुंग तरंगों की भांति आगे बढ़ रही थीं, जो एक के बाद एक चुंबकीय गोलों से टकरा रही थीं। जैसे ही वे किरणें गोलों को छूतीं, गोले हवा में ही बिखर जाते। दूसरी ओर पुष्पेश की गति नील जितनी तीव्र नहीं थी। इस बार उसे गोलों को रोकते हुए काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। उसे प्रत्येक गोले पर प्रहार करने में अधिक समय लग रहा था, जिसके कारण गोले तेजी से उसके प्रकाशपुंज की ओर खिसक रहे थे। यदि एक भी गोला प्रहार से बच जाता तो वह सीधे प्रकाशपुंज से जा टकराता और 3 प्रहार सहने के बाद वह प्रकाशपुंज पूरी तरह टूट जाता। पुष्पेश ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और 15 में से 14 गोलों को तो मार गिराया, पर अंत में एक गोला उसकी नज़र से बचकर सीधा प्रकाशपुंज की तरफ बढ़ गया। यद्यपि पुष्पेश उसे रोकने के लिए वापस पलटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह असहाय होकर उस गोले को प्रकाशपुंज से टकराते देखता ही रह गया। चटक! अगले ही पल प्रकाशपुंज की सतह पर एक बारीक दरार उभर आई, जिसे देखकर पुष्पेश का चेहरा उतर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार 15वीं लहर में ही पहला प्रहार हो जाएगा। पिछली दफा तो 17वीं लहर तक उसका प्रकाशपुंज सुरक्षित रहा था।
ऐसा लग रहा था मानो वह अपने पिछले रिकॉर्ड से भी पिछड़ रहा था। ये देखकर नील के चेहरे पर एक शांत भाव आ गया और उसने निराशा में सिर हिलाया। वह चाहता तो पुष्पेश की सहायता कर सकता था, परंतु सप्तशायक वेदी का वास्तविक उद्देश्य साधक की अपनी तलवार चेतना को निखारना था। दूसरों की मदद लेकर आगे बढ़ने से स्वयं की क्षमता का विकास नहीं हो सकता था। प्रकाश पुंज में दरार आने के बाद पुष्पेश के लिए संघर्ष और भी कठिन हो गया, फिर भी उसने अपनी पूरी एकाग्रता झोंक दी और 16वीं व 17वीं लहर के सभी गोलों को सफलतापूर्वक रोक लिया। दूसरी तरफ इन दोनों लहरों में भी नील ने सभी गोलों को पलक झपकते ही ध्वस्त कर दिया। लेकिन 20वीं लहर आते आते पुष्पेश से एक और गोला चूक गया, जिससे प्रकाश पुंज की दरार और अधिक चौड़ी हो गई। अब यदि एक भी गोला और टकरा जाता तो प्रकाश पुंज पूरी तरह बिखर जाता और पुष्पेश का यह अभ्यास सत्र यहीं समाप्त हो जाता। 20वीं लहर समाप्त होने पर पुष्पेश ने एक लंबी सांस छोड़ी और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, देखा जाए तो ये प्रदर्शन भी बुरा नहीं है। पहले तो मैं 20वीं लहर तक पहुंचते पहुंचते ही बाहर हो जाता था, पर इस बार मैंने उसे पार कर लिया। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैं 21वीं लहर का सामना कर पाऊंगा। इस समय पुष्पेश का मन निराशा से भरा हुआ था। कुछ ही समय पहले वह नील को कम आंक रहा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि नील का प्रदर्शन उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ साबित होगा। उसकी बात सुनकर नील ने अपनी रजत प्रभा तलवार को थोड़ा नीचे किया और मुस्कुराते हुए बोला, यदि आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो अपनी वास्तविक सीमाओं को कैसे जान पाएंगे। वैसे भी यह कोई असली युद्ध तो है नहीं जहां आपकी जान चली जाएगी। जब आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करेंगे तभी तलवारबाजी की सूक्ष्मताओं को समझ पाएंगे। अगर आप दृढ़ संकल्प के साथ लड़ेंगे तो 21वीं क्या 22वीं लहर भी पार कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने पहले ही घुटने टेक दिए तो जीत कभी आपकी नहीं हो सकती। नील के शब्दों ने पुष्पेश के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उसने विचार किया, हाँ, अगर मैं पूरी सावधानी बरतूं तो ये गोले इतनी आसानी से बचकर नहीं निकल पाएंगे। क्यों न मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर देखूं कि मैं कितनी दूर जा सकता हूं। ये सोचते ही पुष्पेश की आंखों में एक नई चमक आ गई और उसके शरीर से तीक्ष्ण तलवार ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। अनजाने में ही सही, पुष्पेश को स्वयं आभास नहीं हुआ कि उसकी तलवार चेतना की समझ थोड़ी और प्रगाढ़ हो गई थी। तैयार रहिए, 21वीं लहर आ रही है, नील ने गंभीर स्वर में सचेत किया। जी बिल्कुल, पुष्पेश ने तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत की और आध्यात्मिक शक्ति को संचित कर लिया। इस बार जैसे ही उसने प्रहार किया, उसकी तलवार से निकली ऊर्जा चारों ओर फैल गई। नील भी सतर्क होकर अपनी ओर बढ़ते चुंबकीय गोलों पर वार करने लगा। जैसे जैसे गोलों की संख्या बढ़ रही थी, नील पर भी दबाव बढ़ रहा था, परंतु पुष्पेश के मुकाबले उसकी स्थिति काफी नियंत्रण में थी। सरसराहट, सरसराहट। पुष्पेश ने एक ही सांस में 20 गोलों को मार गिराया, परंतु फिर भी एक गोला उसकी सुरक्षा दीवार को भेद कर प्रकाश पुंज की ओर झपटा। पुष्पेश पहले तो हताश होने लगा था, परंतु नील की बातें याद आते ही उसने गहरी सांस ली और पूरी गति से उस गोले की ओर दौड़ा। जैसे ही वह गोला प्रकाश पुंज को छूने ही वाला था, पुष्पेश ने छलांग लगाकर अंतिम क्षण में उसे अपनी तलवार से काट दिया। परंतु इस प्रयास में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब वह उठा तो उसका आधा चेहरा नीला पड़ चुका था। उसकी ऐसी हालत देखकर नील ने चुटकी लेते हुए कहा, क्या बात है पुष्पेश भाई, इस बार तो आपने वाकई कमाल कर दिया। पुष्पेश हाँफते हुए बोला, मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैं सचमुच 21वीं लहर को पार करने में सफल रहा। प्रत्येक लहर के बीच विश्राम का समय बहुत कम था। जब 22वीं लहर शुरू हुई तब तक पुष्पेश की सांसें भी पूरी तरह बहाल नहीं हो पाई थीं। उसने अपना पूरा जोर लगा दिया, फिर भी 22वीं लहर के हमलों को नहीं रोक पाया। अंतिम गोला सीधे उसके प्रकाश पुंज से जा टकराया और प्रकाश पुंज पूरी तरह टूटकर बिखर गया। इस समय तक पुष्पेश पसीने से तरबतर हो चुका था। उसके लिए इस स्तर तक पहुंचना एक बड़ी बात थी, पर सबसे महत्वपूर्ण यह था कि उसने अपनी क्षमता को अंतिम सीमा तक धकेला था, जो उसके लिए एक सर्वथा नया अनुभव था। थककर वह जमीन पर ही बैठ गया और नील को शांतिपूर्वक गोलों से निपटते हुए देखने लगा। लेकिन नील का अविश्वसनीय प्रदर्शन देखकर वह दंग रह गया। ये लड़का सचमुच कोई साधारण इंसान नहीं था। आज पहली बार सप्तशायक वेदी पर आने के बावजूद उसने सीधे 8वें स्तर को चुना, और इसके बावजूद उसका प्रकाश पुंज अब भी पूरी तरह सुरक्षित था। आमतौर पर असफल होने के बाद साधक मंच से बाहर चले जाते थे, पर पुष्पेश वहीं रुका रहा। वह देखना चाहता था कि नील आखिर किस हद तक जा सकता है। चुंबकीय गोलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, फिर भी नील बिना किसी घबराहट के बड़े सहज भाव से अपनी तलवार चला रहा था। 25वीं लहर, 30वीं लहर, 40वीं लहर, 50वीं लहर। जब भी गोलों का विशाल झुंड नील की तरफ बढ़ता तो पुष्पेश का सिर चकराने लगता, परंतु नील हर बार उन्हें चुटकियों में नष्ट कर देता। पुष्पेश सोच में पड़ गया कि क्या इस लड़के की सामर्थ्य की कोई सीमा ही नहीं है। 60वीं लहर में जाकर नील को अंततः थोड़े दबाव का एहसास हुआ। ये चुंबकीय गोले केवल तलवार चेतना स्वॉर्ड इंटेंट के प्रति संवेदनशील हैं।
यद्यपि मेरे पास पृथ्वी श्रेणी का शस्त्र है, फिर भी मेरे प्रहारों की गति इन गोलों को पूरी तरह नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह विचार आते ही नील के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। इसका अर्थ यह था कि तलवार चेतना के प्रति उसकी समझ अभी उस मुकाम पर नहीं पहुंची थी जैसी वह चाहता था। जब तक वह स्तर हासिल नहीं होता, तब तक वह वास्तविक तलवार चेतना को केंद्रित नहीं कर पाएगा। सच्ची तलवार चेतना तो संसार की हर वस्तु, यहाँ तक कि शून्य को भी चीर सकती है, परंतु उसे सिद्ध करने के लिए एक विशेष मानसिक ऊंचाई तक पहुंचना अनिवार्य था। मैं अपनी तलवार चेतना को और अधिक धारदार कैसे बनाऊं? दबाव बढ़ते ही नील इस प्रश्न पर गहराई से विचार करने लगा। अगले ही पल नील ने तलवार घुमाकर 3 गोलों को तो काट दिया, पर सामने से गोलों की एक बहुत बड़ी लहर आती दिखाई दी। उन अनगिनत गोलों को देखकर पुष्पेश को लगा कि अब नील के लिए भी टिकना असंभव होगा। परंतु कारण जो भी हो, पहली ही बार में 8वें स्तर की 60 लहरों का सामना करना ही अपने आप में एक मिसाल था। वह भी तब, जब नील केवल प्रथम चरण का महावीर योद्धा था। सप्तसिंधु आश्रम के इतिहास में ऐसा कारनामा पहले कभी नहीं देखा गया था। पुष्पेश अभी इन विचारों में खोया ही था कि नील ने अचानक अपनी तलवार को अत्यधिक तीव्र गति से लहराया और सारे गोलों को नष्ट कर दिया। परंतु उसके तुरंत बाद जो हुआ, उसने पुष्पेश को स्तब्ध कर दिया। नील ने अपनी रजत प्रभा तलवार को जमीन पर रख दिया और स्वयं भी पद्मासन में बैठकर ध्यान लगाने लगा। यह क्या कर रहा है? पुष्पेश ने अचरज से सोचा। यद्यपि नील ध्यान मुद्रा में बैठा था, पर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने के बजाय किसी गहरे विचार में लीन था। ऐसे संकट के समय में ये सोच विचार कर रहा है। सच्चाई समझ आते ही पुष्पेश के होश उड़ गए। लहरों के बीच का समय बहुत कम था, इसलिए नील के पास चिंतन के लिए पल भर का भी समय नहीं था। कुछ ही क्षणों में दूर से चुंबकीय गोलों की नई लहर तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगी। नील, चुंबकीय गोले आ रहे हैं, क्या तुम उन्हें नहीं रोकोगे? पुष्पेश चिल्लाया। अब तक नील के प्रकाश पुंज पर एक भी खरोंच नहीं आई थी। ऐसे में यदि वह बिना लड़े हार मान लेता तो यह बहुत बड़ा नुकसान होता। पर पुष्पेश के चिल्लाने का नील पर कोई असर नहीं हुआ। वह बिना हिले डुले निष्कंप बैठा रहा, मानो उसने कुछ सुना ही न हो। 3 गोले तुम्हारे बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। अगर अब भी नहीं उठे तो सब खत्म हो जाएगा। पुष्पेश की चिंता बढ़ती जा रही थी। फिर भी नील ने अपनी आंखें नहीं खोलीं। जब वे गोले नील के प्रकाशपुंज से मात्र 10 फीट की दूरी पर रह गए, तो पुष्पेश ने अपनी आंखें मूंद लीं और सोचा, छोड़ो, यहाँ तक पहुँचना ही अपने आप में अद्भुत है। सप्तसिंधु आश्रम को उस पर गर्व होगा। उसने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी है, आगे भी कई अवसर मिलेंगे। तभी जमीन पर बैठे नील ने अचानक अपनी आंखें खोल दीं। न जाने क्यों, पुष्पेश को लगा जैसे नील की आंखों में कोई अलौकिक बदलाव आ गया हो। उसकी दृष्टि किसी धारदार कृपाण की भांति अत्यंत तीव्र और भेदी प्रतीत हो रही थी। उस समय वे चुंबकीय गोले प्रकाशपुंज से मात्र 1 फुट दूर थे। अगले ही क्षण नील ने तेजी से आगे बढ़कर रजत प्रभा की मूठ थामी और प्रकाशपुंज के निकटतम गोले पर प्रहार कर दिया। सरसराहट, जैसे ही नील की तलवार उस गोले से टकराए, वह किसी पानी के बुलबुले की तरह हवा में ही लुप्त हो गया। जबकि पहले वे 2 हिस्सों में कटकर धीरे धीरे गायब होते थे, अब ऐसा लग रहा था मानो चुंबकीय गोले आग की लपटें थे और नील की तलवार शीतल जल टकराते ही लपटें पूरी तरह शांत हो गईं। छटाक छटाक छटाक, अगले ही पल नील की तलवार से चांदी जैसी रोशनी की कई तीव्र तरंगें फूटी और एक एक करके सभी चुंबकीय गोलों का नामो निशान मिटाने लगीं। देखते ही देखते नील की तलवार ने सभी गोलों का सफाया कर दिया। यह क्या था? पुष्पेश को विश्वास नहीं हो रहा था कि मात्र कुछ क्षणों के ध्यान से नील के भीतर इतना आत्मिक बदलाव कैसे आ गया। क्या ये लड़का वाकई इंसान है या कोई दिव्य प्राणी? इस समय नील के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान तैर रही थी। 8वें स्तर में कुल कितनी लहरों का सामना करना पड़ता है? नील ने पूछा। उसका प्रश्न सुनकर पुष्पेश हक्का बक्का रह गया, फिर हकलाते हुए बोला, 100, पूरे 100 लहरें। अब यह मत कहना कि तुम 100वीं लहर तक पहुंचने वाले हो। नील ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस उसके होठों पर एक गहरी और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान फैल गई। अध्याय 217 नया शिकार। पलक झपकते ही नील ने अपनी तलवार की मूठ पर पकड़ मजबूत की और एक एक करके हर अगली लहर का डटकर मुकाबला करने लगा। 70वीं लहर, 80वीं लहर, 88वीं लहर और आखिरकार 100वीं लहर। 100वीं लहर के प्रहारों को निष्फल करने के बाद मंच पर एकाएक सन्नाटा छा गया और आगे कोई हलचल नहीं हुई। नील ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या 100वीं लहर पूरी हो गई? पुष्पेश ने अविश्वास से भरकर कहा, क्या तुम सच में यह बात नहीं जानते? हालांकि पुष्पेश नील के इस अनोखे व्यवहार का अब अभ्यस्त हो चला था, फिर भी उसकी कांपती आवाज से निकला, हाँ, पर इस 100वीं लहर का अंत देखने वाले लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। ठीक उसी समय मुख्य द्वार पर तैनात प्रबंधक ने अचानक सरणी यंत्र से एक गूंजती हुई ध्वनि सुनी। ये संकेत, क्या किसी साधक ने 100वीं लहर को भी पार कर लिया? व्यवस्थापक के मन में उत्सुकता जग उठी। आमतौर पर ऐसा बहुत दुर्लभ ही होता था, यहाँ तक कि शीर्ष श्रेणी के महावीर योद्धा भी कुछ लहरों के बाद पीछे हट जाते थे या फिर अगले स्तर को चुन लेते थे।
प्रबंधक ने यंत्र पर दृष्टि डाली तो पाया कि यह कारनामा 8वें स्तर की 100वीं लहर पर हुआ था। उन्हें भली भांति याद था कि आज 8वें स्तर का चयन केवल 2 ही शिष्यों ने किया था, एक पुष्पेश और दूसरा सफ़ेद वस्त्रों वाला बाहरी शिष्य नील। पुष्पेश अक्सर यहाँ अभ्यास करने आता था, इसलिए प्रबंधक उसकी सीमाओं से भली भांति परिचित थे। कहीं ये काम उस नील का तो नहीं। नील का विचार आते ही प्रबंधक की आंखें फटी की फटी रह गईं। किंतु अगले ही क्षण उन्होंने इस संभावना को मन ही मन खारिज कर दिया। नहीं, नील ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। भले ही पुष्पेश से कोई चमत्कार हो जाए, पर वह बाहरी शिष्य तो ऐसा कतई नहीं कर सकता। प्रबंधक बड़बड़ाए, पर समस्या ये भी थी कि पुष्पेश की क्षमता रातों रात इतनी कैसे बढ़ सकती थी। जो कल तक मुश्किल से 20 लहरें नहीं झेल पाता था, वह आज 100वीं लहर कैसे पार कर लेता। इस पहेली को सुलझाने के लिए प्रबंधक ने निर्णय लिया कि वे खुद जाकर स्थिति का जायजा लेंगे। आखिर वेदी उनसे अधिक दूर तो थी नहीं। यह विचार आते ही वे तेजी से 8वें स्तर के मंच की ओर बढ़ चले। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि मंच पर केवल 2 ही लोग थे। पुष्पेश खड़ा था और नील पद्मासन लगाकर ध्यान में लीन था। व्यवस्थापक ने हड़बड़ी में मंच पर चढ़कर पुष्पेश से सीधे सवाल किया, पुष्पेश, अभी अभी 100वीं लहर को किसने पार किया? क्या वह तुम थे? पुष्पेश ने अपने कंधे उचकाए और एक कुटिल मुस्कान के साथ नील की ओर इशारा कर दिया, सब इसी का किया धरा है। क्या सच में ये काम इस लड़के का है? ये सुनकर प्रबंधक ने अचरज से नील को देखा। यदि नील ने वाकई 100वीं लहर पार की थी, तो इसका अर्थ साफ था कि उसकी तलवार चेतना की समझ आध्यात्मिक मंडल स्पिरिचुअल रेल्म के दिग्गजों के समकक्ष पहुंच चुकी थी। हर योद्धा की अपनी विशेषताएं होती हैं और प्रबंधक का आकलन एकदम सटीक था। पर वे यह नहीं जानते थे कि नील केवल तलवार चेतना में ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में विलक्षण था। यदि उसकी कोई कमजोरी थी, तो वह बस अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का पूर्ण नियंत्रण भर थी। यह इस तरह आंखें मूंद कर क्या कर रहा है? प्रबंधक ने पूछा। पुष्पेश ने उत्तर दिया, लगता है इसे परम ज्ञान अंतर्ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। उद्धरण चिन्ह ... अंतर्ज्ञान। प्रबंधक की पुतलियां सिहर उठीं। किसी साधक के लिए अंतर्ज्ञान पाना एक अलौकिक अवसर होता था जो संयोगवश ही मिलता था। वे हैरान थे कि 100 लहरों का भीषण दबाव झेलने के बाद ये लड़का अंतर्ज्ञान की स्थिति में प्रवेश कर गया। ये कब से यहाँ बैठा है? उन्होंने पूछा। 100वीं लहर खत्म होते ही ध्यान में चला गया। वैसे 100वीं लहर से पहले भी यह एक बार ऐसे ही ध्यान में बैठ गया था। न जाने क्यों ये बार बार ऐसा कर रहा है, पुष्पेश ने सिर खुजलाते हुए कहा। ये सुनकर प्रबंधक को लगा मानो उन्होंने दिन दिहाड़े कोई प्रेत देख लिया हो। उनकी यह बदहवास हालत देखकर पुष्पेश को थोड़ी मानसिक शांति मिली। आखिरकार जो झटके नील ने उसे दिए थे, अब वही झटके किसी और को मिलते देखना उसे भा रहा था। प्रबंधक थोड़ा असहज महसूस करने लगे, क्योंकि जल्द ही 8वें स्तर पर अभ्यास करने वालों का नया जत्था आने वाला था। यदि नील यूं ही बैठा रहा तो दूसरों के अभ्यास में बाधा आएगी। तभी नए शिष्यों के पंजीकरण के लिए प्रबंधक को नीचे जाना पड़ा। इस जत्थे में कई आंतरिक शिष्य थे, जिनमें संभ्रांत घरानों के कुलीन साधक भी शामिल थे। यदि प्रबंधक नील को उसी हाल में छोड़कर सरणी यंत्र चालू कर देते, तो चुंबकीय गोलों के हमले से नील बुरी तरह जख्मी हो सकता था। इसलिए उन्होंने नील को जगाने का फैसला किया। वे मंच पर लौटकर नील की ओर बढ़े, किंतु जैसे ही वे उसके 5 गज के दायरे में पहुंचे, हवा में अचानक तीखे प्रहारों की सरसराहट गूंज उठी। सरसराहट। अनुभवी होने के कारण प्रबंधक ने तुरंत पीछे छलांग लगाए। 5 गज की सीमा से बाहर होते ही वे प्रहार थम गए, पर इस क्षण भर के संपर्क में प्रबंधक के वस्त्र जगह जगह से कटकर तार हो चुके थे। ये तो स्वतः रक्षा करने वाली तलवार चेतना प्रोटेक्टिव स्वॉर्ड इंटेंट है। प्रबंधक की रंगत उड़ गई। पुष्पेश भी हक्का बक्का रह गया। ध्यान मुद्रा में होने के बावजूद नील के चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा चक्र बन गया था। असंभव, कोई इतनी कम आयु और स्तर में रक्षात्मक तलवार चेतना कैसे सिद्ध कर सकता है? इसने तो अब तक कोई उच्च तकनीक इस्तेमाल भी नहीं की थी। उच्च तकनीक? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? पुष्पेश ने पूछा। नील तो अब तक केवल सबसे बुनियादी और शुरुआती तलवारबाजी के प्रहार, बेसिक स्वॉर्ड मूव्स की कर रहा था। ये सुनकर प्रबंधक का सिर चकरा गया। केवल बुनियादी तकनीकों के बल पर कोई सुरक्षात्मक तलवार चेतना कैसे जागृत कर सकता था? प्रबंधक अभी इस अचरज से उबर भी नहीं पाए थे कि नया जत्था मंच पर आ पहुंचा। उनमें से एक शिष्य ने चिल्लाकर कहा, व्यवस्थापक सांगा, देर मत कीजिए, सरणी को तुरंत सक्रिय कीजिए। व्यवस्थापक सांगा ने एक ठंडी सांस भरी। अब उन्हें सरणी यंत्र चालू करना ही था। वैसे भी नील के पास अब सुरक्षात्मक तलवार चेतना की ढाल थी, इसलिए चुंबकीय गोले उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। नए शिष्यों ने जब नील को ध्यानमग्न देखा तो उन्होंने पुष्पेश से सवाल किया, ये यहाँ रास्ते में क्यों बैठा है? पुष्पेश ने स्थिति स्पष्ट की, इसे अभी अभी अंतर्ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसलिए ये ध्यान में है। अंतर्ज्ञान? हा। काले वस्त्रधारी शिष्यों ने ठहाका लगाया, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। इसे हटाओ, हमें अभ्यास करना है। ठीक उसी क्षण नील ने अपनी आंखें खोल दीं।
आंखें खुलते ही उसके शरीर से तीक्ष्ण तलवार तरंगे फूटीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसके आसपास अनगिनत अदृश्य धारदार फलक तैर रहे हों जो किसी भी वस्तु के चिथड़े उड़ा सकते थे। तलवार चेतना, मानना पड़ेगा, प्रथम चरण का महावीर योद्धा होकर भी इसने तलवार चेतना की गहरी समझ हासिल कर ली है। काले वस्त्रधारी शिष्यों में से एक ने सराहना की। वे सभी पारंगत तलवारबाज थे और इस कला की बारीकियों को समझते थे। मित्र, तुम किस गुट से हो? उस शिष्य ने आगे बढ़कर पूछा। क्या तुम आगामी शीर्ष दल प्रतियोगिता टॉप फैक्शन कॉम्पिटिशन में भाग ले रहे हो? नील अब महावीर योद्धा बन चुका था और वर्ष के अंत में आंतरिक शिष्य की परीक्षा होने वाली थी। यदि वह उसमें उत्तीर्ण होता तो प्रतियोगिता में उसका भाग लेना तय था। मेरा नाम नील है और मैं अंबर दल का शिष्य हूँ। जहाँ तक प्रतियोगिता का सवाल है तो अभी मेरा चयन निश्चित नहीं है, नील ने सादगी से उत्तर दिया, क्योंकि वह अभी औपचारिक रूप से आंतरिक शिष्य नहीं बना था। मुझे उम्मीद है कि हम प्रतियोगिता के मैदान में जरूर टकराएंगे। मेरा नाम ऋतुभान है और मैं धौलागिरी आश्रम का आंतरिक शिष्य हूँ। ऋतुभान भी एक निपुण तलवारबाज था और नील की प्रतिभा से प्रभावित होकर उससे मुकाबला करने को उत्सुक था। यदि अवसर मिला तो मुझे भी आपसे सीखने में खुशी होगी, नील ने शिष्टता से सिर हिलाया। सरनी चालू होने वाली थी, इसलिए नील ने मंच से हटने का निर्णय लिया। तभी ऋतुभान ने पीछे से पूछा, ठहरो, तुमने यहाँ कुल कितनी लहरों का सामना किया? ऋतुभान अपनी क्षमता पर गर्व करता था। वह 8वें स्तर की 72 लहरों को झेल सकता था। वह इस नए शिष्य की सीमा जानना चाहता था। नील ने मुड़कर सहज भाव से कहा, ओह, मैंने पूरे 100 लहरों का सामना किया है। इतना कहकर वह बिना रुके मंच से नीचे उतर गया। क्या? ये सुनते ही ऋतुभान का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके साथी भी पत्थर की मूर्तों की तरह जड़ हो गए। पुष्पेश ने जब उनकी यह हालत देखी तो उसे असीम संतोष मिला। वहीं पास खड़े व्यवस्थापक सांगा के चेहरे पर भी एक शरारती मुस्कान तैर गई। आखिर उन्हें भी आश्चर्यचकित होने वाला एक नया शिकार जो मिल गया था। ऋतुभान को सुध-बुध खोए देखकर सांगा ने चुटकी लेते हुए बात पूरी की, वैसे नील संभवतः अकेला ऐसा महावीर योद्धा है जिसने 8वें स्तर की पूरी 100 लहरें पार की हैं। और मजे की बात यह है कि वह अभी महावीर योद्धा के केवल प्रथम चरण में ही है। अध्याय 218 शुभांगी की चिंता। सप्तसिंधु आश्रम अपनी अनगिनत भ्रामक संरचनाओं और गुप्त साधना स्थलों के कारण पूरे उत्तरी क्षेत्र में युद्ध कला की पवित्र भूमि माना जाता था। यही वजह थी कि क्षेत्र के हर कोने से प्रतिभावान योद्धा मुख्यधारा का हिस्सा बनने का सपना देखते थे। किंतु उन प्रतिभाशाली साधकों के लिए भी सप्तशायक वेदी के माध्यम से इतनी तेजी से अपनी क्षमता को निखारना लगभग असंभव था। इसके विपरीत नील ने पहली ही बार इस वेदी पर अभ्यास करते हुए दो बार परम अंतर्ज्ञान इनर एनलाइटनमेंट प्राप्त कर लिया था। वेदी पर अभ्यास करने से तलवार चेतना स्वॉर्ड इंटेंट को तराशने में अद्भुत सहायता मिलती थी। 8वें स्तर को सफलतापूर्वक पार करने के बावजूद नील ने अभी अपनी अंतिम सीमा को नहीं छुआ था। उसकी इस असाधारण क्षमता को देखकर व्यवस्थापक सांगा ने उसे 9वें स्तर की परीक्षा देने के लिए आमंत्रित किया। सांगा स्वयं इस विलक्षण प्रतिभा को उजागर करने का श्रेय लेना चाहते थे। हालांकि वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि भ्रामक मत्स्य सरोवर के प्रबंधक नरोत्तम दास पहले ही नील के परिणामों की सूचना उच्च अधिकारियों को दे चुके थे। किंतु इनाम और श्रेय मिलने के बजाय नरोत्तम दास को अधिकारियों से कड़ा तिरस्कार सहना पड़ा था, जिससे निराश होकर उन्होंने प्रतिभा खोज का विचार ही त्याग दिया था। यदि व्यवस्थापक सांगा आग्रह न भी करते तब भी नील 9वें और 10वें स्तर पर अपनी क्षमता को अवश्य परखता, क्योंकि वह स्वयं अपनी सीमाओं को जानना चाहता था। परंतु उस दिन उसने आगे न बढ़ने का निर्णय लिया। नील ने तलवार चेतना के मूलभूत नियमों को समझ लिया था और इस समय उसके मस्तिष्क में एक बिल्कुल नई तलवारबाजी शैली के दृश्य तैर रहे थे। वह तुरंत लौटकर एकांत में उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। जैसे ही वह अंबर दल के परिसर में पहुंचा, उसे संदेश मिला कि उप प्रमुख शुभांगी ने उसे तुरंत बुलाया है। संध्या समय अंबर दल की पहाड़ी की चोटी पर ढलते सूर्य की सुनहरी किरणें बिखरी हुई थीं। मंडप के एक कोने में सुनहरे वस्त्र पहने एक युवती खड़ी होकर दूर क्षितिज के मनोरम दृश्य को निहार रही थी। वह अंबर दल की उप प्रमुख शुभांगी थी। दूसरों के सामने सदैव दृढ़ दिखने वाली शुभांगी भीतर से अत्यंत अकेली थी। उसके हृदय में कई ऐसे गहरे राज थे जिन्हें वह किसी बाहरी व्यक्ति से साझा नहीं कर सकती थी। लोग सोचते थे कि श्यामल साम्राज्य की सबसे बड़ी राजकुमारी भला अंबर दल में एक आचार्य का पद क्यों निभाना चाहेगी। परंतु शुभांगी के इरादे कुछ और ही थे। शाही महल जाकर अपने पिता सम्राट बिंदुसार से मिले उसे 6 महीने बीत चुके थे। इसके बाद उसने कई बार अपने पिता से भेंट का अनुरोध किया, किंतु हर बार उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। संदेह बढ़ने पर जब वह चुपके से महल के शयन कक्ष में दाखिल हुई तो वहां का दृश्य देखकर सन रह गई। बिस्तर की चादरों पर एक भी सिलवट नहीं थी। स्पष्ट था कि उसके पिता कई दिनों से वहां आए ही नहीं थे। शुभांगी को संदेह हुआ कि उसके पिता उत्तरी क्षेत्र छोड़कर कहीं चले गए हैं। महल के 7 राजकुमार और 4 राजकुमारियां भी गुप्त रूप से इस विषय पर चर्चा कर रहे थे।
शीघ्र ही इस अफवाह को बल मिलने लगा कि सम्राट जीवन का अनुभव प्राप्त करने के लिए बाहर गए थे और वापस नहीं लौटे। यहाँ तक कि इस बात की भी भारी संभावना जताई जाने लगी कि शायद उनकी मृत्यु हो चुकी थी। यद्यपि यह बात अविश्वसनीय लगती थी, पर शुभांगी इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। उसके पिता उत्तरी क्षेत्र के सबसे महान और सर्वशक्तिमान सम्राट थे। अतीत में सप्तसिंधु आश्रम के कुलपति की शक्तिशाली महल पर हावी रहती थी, क्योंकि उनके पीछे पवित्र आश्रम सेक्रेड रेल्म जैसी शक्तिशाली संस्था का हाथ था। पवित्र आश्रम के विशाल प्रभाव के कारण श्यामल साम्राज्य वर्षों तक सप्तसिंधु आश्रम के दबाव को सहता रहा। सौभाग्य से आश्रम ने साम्राज्य पर पूर्ण अधिकार जमाने का प्रयास नहीं किया, इसलिए दोनों पक्षों के बीच सीधा टकराव टल गया और कई मौकों पर उन्होंने मिलकर भी कार्य किया। परंतु सम्राट बिंदुसार के आगमन ने इस संतुलन को पूरी तरह बदल दिया। सम्राट बिंदुसार सप्तसिंधु आश्रम के वर्तमान कुलपति से भी अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए। इसके अतिरिक्त वे स्वयं पवित्र आश्रम के सदस्य बन गए और धीरे धीरे वहां उनका पद कुलपति से भी ऊंचा हो गया। साम्राज्य के लिए यह एक स्वर्णिम दौर था। तब से श्यामल साम्राज्य मुख्य भूमिका में आ गया और आश्रम एक अधीनस्थ की तरह व्यवहार करने लगा। किंतु पवित्र आश्रम का सदस्य होने के नाते सम्राट बिंदुसार को उनके विभिन्न अभियानों में भाग लेना पड़ता था। उत्तरी क्षेत्र में भले ही वे अजेय थे, पर उस विशाल बाहरी दुनिया में वे केवल एक साधारण योद्धा बनकर रह जाते थे, जहां उनसे भी अधिक शक्तिशाली वरिष्ठ आचार्य विद्यमान थे। इसलिए उनकी मृत्यु की संभावना को नकारा नहीं जा सकता था। पिछले 1 वर्ष से सम्राट राज्यसभा में उपस्थित नहीं हुए थे। महल में ये सूचना दी गई थी कि वे एकांत साधना में हैं, इसलिए शासन का सारा कार्यभार सबसे बड़े पुत्र और युवराज सुकर्ण संभाल रहे थे। नियमों के अनुसार यदि सम्राट 1 वर्ष तक वापस न आए तो युवराज को नया सम्राट घोषित कर दिया जाता है। परंतु अन्य राजकुमारों को सम्राट की मृत्यु का पूरा विश्वास था और वे सिंहासन हथियाने की होड़ में लग गए थे। 7वां राजकुमार सुमेरु, भट्ट और याज्ञनिक परिवारों का समर्थन जुटा रहा था, जबकि तीसरा राजकुमार सुकेतु, हव्यक और पटेल जैसे प्रभावशाली कुलीन घरानों को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा था। इसके विपरीत युवराज सुकर्ण हमेशा शासन व्यवस्था सीखने में व्यस्त रहे और उन्होंने कभी अपना राजनीतिक गुट बनाने पर ध्यान नहीं दिया। इस कारण सुमेरु और सुकेतु के बढ़ते प्रभाव के सामने सुकर्ण की स्थिति अत्यंत असुरक्षित हो गई थी। साम्राज्य के कुलीन परिवार राजकुमारों को आपस में लड़ाकर स्वयं के लिए अधिक अधिकार और लाभ ऐंठना चाहते थे। शुभांगी अपने बड़े भाई की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी और शाही परिवार को गृहयुद्ध से बचाना चाहती थी। इसलिए उसने अंबर दल में उपप्रमुख का पद स्वीकार किया, क्योंकि अंतिम स्थान पर होने के कारण यहाँ केवल साधारण परिवारों के शिष्य ही आते थे। शुभांगी की योजना थी कि वह किसी साधारण पृष्ठभूमि वाले असाधारण शिष्य को तैयार करे, जो दिव्य भूमि परीक्षा डिवाइन लैंड ट्रायल उत्तीर्ण करके पवित्र आश्रम का हिस्सा बन सके। यदि ऐसा कोई योद्धा युवराज सुकर्ण के पक्ष में खड़ा हो जाता तो शाही महल और आश्रम के बीच संतुलन पुनः स्थापित हो जाता। परंतु स्थितियां इतनी तेजी से बिगड़ रही थीं कि शुभांगी की उम्मीदें धीरे धीरे टूट रही थीं। उपप्रमुख, एक आवाज ने शुभांगी के विचारों की श्रृंखला को तोड़ा। संदेश पाते ही नील वहां आ पहुंचा था। शुभांगी ने झट से अपने चेहरे की उदासी को छिपाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, आ गए तुम। नील की पैनी नजरों ने तुरंत भांप लिया, उपप्रमुख, क्या आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं? शुभांगी ने बात टालते हुए नील पर नजर दौड़ाई और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी आंखें बहुत तेज हैं। वैसे आजकल तुम किस विद्या का अभ्यास कर रहे हो? तुम्हारे शरीर से तो किसी धारदार तलवार जैसी तीक्ष्ण आभा निकल रही है। नील ने नम्रता से उत्तर दिया, सप्तशायक वेदी पर अभ्यास के दौरान मुझे तलवार चेतना के कुछ मूल सिद्धांत समझ में आए हैं। तलवार चेतना? शुभांगी चौंक गई, पर जहां तक मुझे याद है तुम तो तलवार का उपयोग ही नहीं करते। शुभांगी की समझ में नील केवल उड़ने वाले छुरों फ्लाइंग डैगर्स का उपयोग करता था। नील ने सहजता से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने हाल ही में तलवारबाजी का अभ्यास शुरू किया है। ये सुनकर शुभांगी हक्की बक्की रह गई। जिसने अभी अभी तलवार उठानी शुरू की हो, उसने इतनी जल्दी तलवार चेतना को भी समझ लिया।